Hello everyone, welcome to class 12 of CSET practice series, a series which you cannot miss. Why पूजा मैम? बेटा यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में जितने भी एग्जाम्स लिए हैं उनमें जो जो सवाल पूछे हैं उन सारे सवालों को हमने थरली एनालाइज किया है और बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो बेटा एक भी क्लास मिस नहीं करनी। बिलीव मी, इस सीरीज की हर क्लास आपको सीसैट क्वालिफाई की ओर लेकर जाएगी। तो आज की क्लास में मेजरली तो हम नंबर सिस्टम करेंगे और एक सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस का करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल नंबर सिस्टम का। बेटा हमें दिया है कि दो स्टेटमेंट्स हैं, किसके रिस्पेक्ट में? 360 के फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि 360 के नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 24, कि 360 के टोटल 24 फैक्टर्स हैं। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि 360 के सारे फैक्टर्स का सम है 1170। तो बेटा कुल मिलाकर हमें एक नंबर दे दिया जाए और उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ ले, सम ऑफ फैक्टर्स पूछ ले, तो वो हमें निकालना आना चाहिए। बेटा यहाँ पर तो काफी बड़ा नंबर दे दिया 360। अगर यहाँ पर मान लो आपको 36 देता तो आप बड़ी आसानी से इसी तरीके से निकाल देते कि 36 को 1 से स्टार्ट करो। 1 इंटू 36 होता है, ठीक बात। 2 इंटू 18 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 9 भी लिख सकते हैं। 5 से ये जाएगा नहीं, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। 7 से ये कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 इंटू 4 होता है। बेटा अब यहाँ पर आप रुक जाओ क्योंकि 4 इंटू 9 आप लिख चुके हो, अब 9 इंटू 4 आ गया, यानी कि रेपिटेशन स्टार्ट हो गया। तो हमें टोटल कितने फैक्टर्स मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 6 यहाँ पे 2 बार है, एक ही बार काउंट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो टोटल कितने फैक्टर्स मिले 36 के? 9 फैक्टर्स। अब इनका सम पूछ ले तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 36 + 18 + 12 + 9, इन फैक्टर्स का सम करके बता देंगे। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको वैल्यू दी है 360, हो सकता है आपको 3600 भी दे दे, तो वहां पर ये तरीका तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसको करने का एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है और कहां से वो शॉर्टकट आया, दोनों बातें समझेंगे। तो बेटा इस एक सवाल से हम पूरा फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। अगर मैं 36 का ही एग्जाम्पल लूं तो हमने क्या देखा, 36 के कितने फैक्टर्स हैं? 9 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं, ठीक बात। अब बेटा इस तरीके से नहीं निकालना, हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, जो आपको नंबर दिया है यानी कि 36, इसके प्राइम फैक्टर्स आप लिखो। इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 36 होता है 4 इंटू 9, 4 9 सा 36। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये मैंने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, जो नंबर मुझे दिया है उसका। अब क्या करना है, यहाँ पे पावर है 2, इसमें 1 प्लस करो। यहाँ पे भी पावर है 2, इसमें भी 1 प्लस करो और इनका कर दो प्रोडक्ट। इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ पे आता है 3, यहाँ पर भी आता है 3। 3 इंटू 3 9, आपके पास आ गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 9, जो कि यहाँ पर आए थे, ठीक बात। तो बेटा इस तरीके से करना बहुत आसान है। आपको 36 की जगह 3600 दे दे, 4800 दे दे, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पावर्स में 1 ऐड करो और उनका कर दो आपस में प्रोडक्ट, ठीक बात। आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमने ऐसा क्यों किया कि पावर में 1 ऐड किया, क्यों फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसका क्या लॉजिक है, समझो बात को। हमारे पास यहाँ पे क्या प्राइम फैक्टर्स आए? 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का प्रोडक्ट, ठीक बात है, यही 36 होता है। बेटा अगर मैं सिर्फ इस टर्म की बात करूं तो इसके क्या फैक्टर्स होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। बेटा 2 की पावर 0 यानी कि 1। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 हैज अ वैल्यू 1। तो एक बात समझो कि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता ही होता है, तो इस 1 को इंक्लूड करना था, इसीलिए मैंने पावर में 1 ऐड किया।
ठीक बात। 3 का स्क्वायर जो है 9, उसका भी एक फैक्टर 1 होगा। 2 का स्क्वायर यानी कि 4, उसका भी एक फैक्टर 1 होगा। तो बेटा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसी तरह से यहाँ पे 3 की पावर 0 जो कि 1 होता है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ठीक बात है बेटा, ये तो इसके फैक्टर्स आ गए, ये जो है ये इसके फैक्टर्स आ गए, लेकिन हमें तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर के फैक्टर्स बताने हैं। तो इन फैक्टर से जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 36 के। ठीक बात। तो कैसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। बेटा कैसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, देखो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 एक फैक्टर, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 दूसरा फैक्टर, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2 तीसरा फैक्टर। यानी कि ये जो एक फैक्टर है 2 की पावर 0, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया, तो बेटा 3 फैक्टर्स मिल गए। इसी तरह से 2 की पावर 1 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, तो 3 इससे मिलेंगे। कौन से 3 फैक्टर्स मिलेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। इसी तरह से 2 की पावर 2 भी एक बार इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 फैक्टर्स देगा। कौन से 3 फैक्टर्स देगा, ये 3 फैक्टर्स देगा, ये 3 फैक्टर्स देगा। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 3 3 6 3 9। ठीक बात। पहले 2 की पावर 0 इन 3 के साथ मिलकर 3 फैक्टर्स बनाएगा, फिर ये इन 3 के साथ मिलकर 3 फैक्टर्स बनाएगा, फिर ये 3 फैक्टर्स बनाएगा। तो बेटा 3 3 6 3 9। ठीक बात। तो इसका हर एक फैक्टर, इसका हर एक फैक्टर इनके साथ मिलकर 3 3 फैक्टर्स बनाएगा, तो 3 तिया 9, इसीलिए हम बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस आ गए जो कि है 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाते हैं 9। बेटा अब इन फैक्टर्स का अगर सम पूछा जाता है तो हम इनको ऐड करेंगे। ठीक बात है, इन सबको आपस में ऐड कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखो, पहले 2 की पावर 0 जो है उसको 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 की पावर 1 को इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 ये कर रहे हैं कुल मिलाकर। तो अगर हमें सम ऑफ फैक्टर्स बताना है, हमने देखा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर आया है, तो बेटा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 कर दो, यानी कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके 2 की पावर 2 तक लिखो, बीच में प्लस का साइन, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 2 तक जाओ और ऐड कर दो। ठीक बात। तो बेटा यहां पर भी यही तो हम कर रहे हैं, 2 की पावर 0 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस इससे होगा, प्लस इससे होगा, यही तो किया। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। इसी तरह से फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई में प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई में प्लस, दिस इंटू दिस। तो बेटा कुल मिलाकर दोनों जगह सेम ही चीज कर रहे हैं, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। ठीक बात। अब चूंकि हम समझ चुके हैं कि कहां से ये फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं, अब हमें इन्हीं फॉर्मूलाज को, इन्हीं शॉर्टकट ट्रिक को यूज करके अपना सवाल करना है। क्या सवाल है, हमसे पूछ रहा है 360 के नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो बेटा अब शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। 360 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टेप 1 आपको बिल्कुल स्टेप वाइज बता रही हूं। स्टेप 1 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 360 होता है 4 इंटू 9 36 इंटू 10 360। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर और 10 को 2 इंटू 5। अब बेटा 2 सारे एक जगह कर लो, यहाँ पे 2 बार 2 है, वहां पे 1 बार है, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि 5 एक ही बार है। ठीक बात। अब बेटा पावर्स में 1 ऐड किया, 3 प्लस 1 4 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 360 के, 24, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट। अब
इन फैक्टर्स का सम, इन फैक्टर्स का सम 1170 है। बेटा फैक्टर्स का सम कैसे निकालना है, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आया है। आप इससे देखो 2 की पावर 3 है यानी कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक बात, इंटू 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर सिर्फ 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसको आप सॉल्व कर लो, आपके पास सम आ जाएगा 360 के सारे फैक्टर्स का। तो बेटा 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5, तो क्या आएगा बेटा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 8 15, 15 इंटू 9 प्लस 4 13 इंटू 6, बेटा 15 इंटू 6 90, 90 इंटू 13 1170। तो बेटा सम क्या आया, सारे फैक्टर्स का सम आया 1170, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक बात। तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो, इस सीरीज में हर सवाल का आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मुझे सिर्फ 60 सेकंड में या 30 सेकंड में मैडम सिर्फ ये बता दे कैसे करना है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल एंड टू एंड बताऊंगी, क्योंकि बेटा पर्पस आपको सॉल्यूशन देना नहीं है, पर्पस ये है कि आप इस सीरीज से अगर यहां से स्टार्ट करते हो सीसैट की प्रिपरेशन तो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो एंड टू एंड, बिल्कुल जीरो से सीखो लास्ट तक। तो बेटा अब आप ये समझो कि आपने इस सवाल में जो समझा इससे आप कितने सवाल फैक्टर्स के कर सकते हो, बहुत सारे सवाल कर सकते हो, जहां जहां पे सम पूछे, जहां जहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे, कैसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, आपको सब क्लियर है। तो बेटा अब हम अपना अगला सवाल करेंगे, ये भी बहुत लाजवाब सवाल है बेटा। इस तरीके का सवाल यूपीएससी अब सीसैट में पूछ रहा है, काफी बार पूछा है, हो सकता है बिल्कुल सेम सवाल ना हो लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सवाल पूछे हैं, वो भी आपको बता दूंगी कौन कौन से पूछे हैं। पहले ये सवाल समझते हैं, हमें एक 6 डिजिट नंबर दिया है इस फॉर्म का, इस फॉर्म का, और हमसे पूछ लिया कि बताओ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 7 ओनली, 7 and 13 ओनली, 3 13 and 37 ओनली, 3 7 13 and 37 ऑल ऑफ देम। बेटा मुझे याद आ गया कि ऐसा सवाल रिपीटिंग डिजिट्स का 2025 में ही सीसैट में पूछा गया है। आप कॉन्सेप्ट ट्री के चैनल पे जाके सीसैट 2025 का सॉल्यूशन देखो, वहां पे आपको सवाल मिलेगा जहां पे कुछ ऐसा है कि नंबर पी जो है वो इस फॉर्म का है क्यू क्यू क्यू, और एक और नंबर है शायद 481, और पूछ लिया कि बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा। तो बेटा जो रिपीटिंग डिजिट के नंबर्स होते हैं इनके फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर समझेंगे। यहां पे भी तो रेपिटेशन है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप इस सवाल को भी कर लोगे। आप एक बार चैनल पे सॉल्यूशन देख लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हमें 6 डिजिट नंबर दिया है और पूछा है वो इनमें से किससे डिविजिबल है। अब आप कहोगे कि नंबर में वैल्यूज तो दी ही नहीं, ऐसे नंबर के फैक्टर्स हम कैसे बता पाएंगे जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। बेटा वैल्यू नहीं है लेकिन एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हम डीकोड करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस नंबर के होंगे ही होंगे, चाहे एक्स और वाई की जो मर्जी वैल्यू हो। तो कैसे करेंगे बेटा, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, ऐसे तो इस नंबर में कुछ समझ नहीं आएगा, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स वाई इंटू 1 2 3 4 4 जीरो, ठीक, प्लस एक्स वाई इंटू 2 जीरोस यानी कि 100 प्लस एक्स वाई इंटू 1। क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकती हूं, बिल्कुल लिख सकती हूं। बेटा एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मैंने एक्स वाई इंटू 10,000 किया यानी कि एक्स वाई के बाद 4 जीरो लगा दी, प्लस एक्स वाई डबल जीरो प्लस एक्स वाई इंटू 1 यानी कि एक्स वाई। एक बात बताओ, इसको ऐड करोगे क्या आया, वही नंबर तो आ गया जो यहां पर दिया है, ठीक बात। मैंने इस नंबर को इस तरीके से लिख लिया कि दिस प्लस दिस प्लस दिस
तो कोई गलत नहीं है। इस तरीके से लिखने से क्या हुआ, अब आप इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लो, एक्स वाई कॉमन ले लो, अंदर आपके पास क्या बचा 10,000 प्लस 100 प्लस 1। ठीक बात है। अब एक्स वाई इंटू यहाँ पे ऐड करके क्या आएगा 1 0 1 0 1, यानी कि जो इस फॉर्म के नंबर्स हैं वो निश्चित ही एक्स वाई इंटू दिस नंबर होंगे। ठीक बात, एक्स वाई की जो मर्जी वैल्यू हो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में होगा ही होगा, यानी कि इस फॉर्म के नंबर्स इसके मल्टीपल होंगे 1 0 1 0 1 के। अब बेटा 1 0 1 0 1 के क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हमें देखना है, वो ही हमारा आंसर होगा कि 1 0 1 0 1 में क्या क्या है 3 7 13 और 37 में से वो ही हमारे फैक्टर्स होंगे इस नंबर के, यानी कि ये नंबर उन्हीं सबसे कटेगा। तो बेटा अब 1 0 1 0 1, अब ध्यान से समझना 1 0 1 0 1 ऐसे देखकर तो कर पाना मुश्किल है। यहाँ पे आप एक चीज समझो कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। आप यहाँ पर देखो कि 1 प्लस 1 प्लस 1 3, सीधा सीधा ये देखो कि यहाँ पे डिजिट्स का सम 3 है तो ये 3 से तो कटेगा ही कटेगा। तो सबसे पहले तो इसको 3 इंटू लिख लेते हैं, 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 कैरी, 3 3 जा 9, 2 कैरी, 3 6 जा 18, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 3 इंटू 3367। ठीक बात। अब 3367 को कैसे करें बेटा, 3367 यूनिट डिजिट पे 7 है तो एक बार देख लो कि क्या ये 7 से कटेगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, नहीं पता तो बहुत ही छोटा नंबर है, आप वैसे भी काट के देख सकते हो। बेटा कैसे, 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि नंबर की लास्ट डिजिट को अलग कर लो, इंटू 2 कर दो और जो वैल्यू आए उसको बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 इंटू 2 14, 14 यहां से घटाती हूं तो क्या आता है, मेरे पास आता है 322। फिर इसकी लास्ट डिजिट को अलग किया, इसको इंटू 2 किया, 2 इंटू 2 4, 4 को इसमें से घटाया, 32 माइनस 4 होता है 28 जो कि 7 से कटता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से कटेगा। ठीक बात। तो बेटा 7 इंटू 4 28, 5 आया, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7। ठीक बात है। 3 इंटू 7 इंटू 4 81। बेटा अब यहाँ पे ऑप्शंस में 3 है 7 है 13 और 37 है तो 13 से इसको काट के देख लो 481 को, तो 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 3 जा 39, यहाँ पे बचता है 9, 13 7 जा 91। अब मेरे पास आ गया कि 10101 प्रोडक्ट है इन प्राइम नंबर्स का। अब इनमें से फर्दर कोई भी नहीं स्प्लिट होगा क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो बेटा 3 7 13 37 चारों से इस फॉर्म का नंबर डिविजिबल होगा क्योंकि इस फॉर्म का नंबर इसका मल्टीपल है और ये जो है इसके ये फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं एक्स वाई इंटू 10101 को मैं लिख दूं इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37 तो कोई फर्क नहीं। तो बेटा क्या ये नंबर 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा क्योंकि 3 है। 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा। इसका आंसर होता है ऑप्शन डी। बेटा फिर से नंबर सिस्टम का एक और सवाल, बहुत आसान है। हमें दिया है कि एक 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम है 12। मैं मान लेती हूं कि वो 2 डिजिट नंबर है ए बी। ठीक बात। तो इसकी डिजिट्स का सम क्या दिया है 12, ए प्लस बी है 12। ठीक बात। व्हेन दी डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जब इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाता है द नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 18। बेटा डिजिट्स रिवर्स करने का क्या मतलब है, अगर मैंने नंबर माना है ए और बी, जहां पर कि बी जो है वो वंस प्लेस पे है और ए जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो डिजिट रिवर्सल का ये मतलब है कि ए को टेंस से वंस पे ले जाओ, बी को वंस से टेंस पे ले आओ, यानी कि बी ए बन गया नंबर ए बी के डिजिट्स को रिवर्स करके। और हमें दिया है कि जब हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो नंबर 18 से बढ़ जाता है। इसका मतलब कि डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर मिला है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। ठीक बात है। अगर हमें ये बात समझ में आ गई
तो बेटा इस सवाल में कुछ नहीं रखा, आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस नंबर की डिजिट्स का डिफरेंस क्या है, a माइनस बी क्या है या मैं कहूं b माइनस ए क्या है, ये हमें बताना है। तो बेटा इसका आंसर हमें इस इक्वेशन से मिलेगा। ऐसे तो इस इक्वेशन से कुछ नहीं समझ में आ रहा बेटा, जो नंबर फॉर्मेशन के सवाल हैं जहां पे डिजिट्स का जिक्र किया जाता है वहां पे आपको इन नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, इन नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। बी ए क्या होता है 10b प्लस ए माइनस ए बी क्या होता है 10a प्लस बी, ये बराबर है 18 के। अगर मैं आपको समझाऊं कि मैंने क्या किया है, तो बेटा अगर मैं बी ए की बात करती हूं, बी ए एक नंबर है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी बेटा, बी को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, बी टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई प्लस ए वंस प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाता है 10b प्लस ए। ठीक बात बेटा, अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, मान लो बी ए एक नंबर है 56 फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको इसी फॉर्म में तो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 56 को हम 50 प्लस 6 लिख सकते हैं, यानी कि 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, तो बेटा यही तो फॉर्म हो गई। ठीक बात, तो ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, हमें क्या मिला 10b प्लस ए माइनस 10a और माइनस इंटू प्लस माइनस b इज इक्वल टू 18। बेटा 10b माइनस b 9b, a माइनस 10a माइनस 9a इज इक्वल टू 18, 9 कॉमन लिया, b माइनस a इज इक्वल टू 18। बेटा इससे मेरे पास क्या आया कि b माइनस a बराबर है 18 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 2 के। b माइनस a जो कि है डिजिट्स का डिफरेंस वो है 2, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया ऑप्शन बी। बेटा यहाँ पे यूपीएससी ने कंफ्यूज करने के लिए आपको ये चीज भी दे दी कि डिजिट्स का सम 12 है, जबकि इसका इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें जो ये स्टेटमेंट दी है इसी से हमें मिल जाएगा कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स क्या होगा। बेटा अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप एक बात समझो कि अगर आपको इस तरीके की इक्वेशन दे दी जाए कि डिजिट्स रिवर्स करके जो नंबर बना है वो ओरिजिनल नंबर से इतना ज्यादा है, यानी कि रिवर्स करके जो नंबर बना और ओरिजिनल नंबर जो है उसका डिफरेंस दे दिया, तो बेटा उसका डिफरेंस आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, इसका डिफरेंस होता है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। तो बेटा डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इससे निकल जाएगा। अगर आपको यहाँ ये दे दिया जाता कि नंबर की डिजिट्स को रिवर्स करके बना नंबर और ओरिजिनल नंबर का सम इतना है, अगर इनका सम दे दिया जाता, अगर इनका सम दे दिया जाता यानी कि बी ए प्लस ए बी की कुछ वैल्यू दे दी जाती, तो बेटा इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये होता है 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ठीक बात है, डिफरेंस होता है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स और सम होता है 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स, क्योंकि बेटा उस केस में यहाँ पे प्लस का साइन होता 10b प्लस b 11b, a प्लस 10a 11a, 11 कॉमन लेते अंदर a प्लस b आता। ठीक बात, तो बेटा बहुत ही आसान सवाल था, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये किसी काम का नहीं है, हमें सिर्फ इस इक्वेशन से डिफरेंस ऑफ डिजिट्स मिल जाएगा जो कि है 2। ठीक बात, तो बेटा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, इस तरीके के सवाल जो कि बहुत सिंपल हैं, इसको आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। आपको दिया है कि ये जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है, यानी कि डिफरेंस दिया है न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर में, तो आप इसको डायरेक्ट लिखो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 18 के बराबर है, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 18 बाय 9 2 के बराबर होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बेटा नंबर सिस्टम का HCF का सवाल है, दिया है कि दो नंबर्स का सम जो है वो 168 है, अगर इन दोनों नंबर्स का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 है, तो बताओ हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। बेटा ये है यूपीएससी का लेवल, यूपीएससी इस तरीके के सवाल पूछता है, आप ये उम्मीद नहीं करना कि आपसे पूछ लेगा कि 2-3 नंबर्स दे दिए इनका HCF बताओ, 2-3 नंबर्स का LCM बताओ, ऐसे सवाल यूपीएससी में कभी नहीं आएंगे। यूपीएससी में इस तरीके के सवाल आते हैं जो चेक करते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है इन डेप्थ, जो आपकी इन डेप्थ नॉलेज चेक करते हैं,
तो बेटा यहां पर इस सवाल को कैसे करना है कि दो नंबर्स का सम है 168 और उनका HCF है 14। HCF 14 है, यानी कि मैं कह सकती हूं कि पहला नंबर 14 इंटू ए होगा, दूसरा नंबर 14 इंटू बी होगा। कह सकती हूँ बेटा दोनों नंबर्स 14 के मल्टीपल होंगे क्योंकि उनका एक फैक्टर 14 है और एक फैक्टर जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब कि ए और बी जो है वो कोप्राइम होंगे, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि जो सारा कॉमन था वो तो 14 में कवर हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 है, इसका मतलब दोनों नंबर्स 14 इंटू समथिंग है और जो इंटू में है ए और बी उसमें अब कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि वो दोनों कोप्राइम है। बेटा ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए यूपीएससी में और यही बच्चे गलती करते हैं। मेरा ख्याल है कि आजकल बहुत बहुत केसेस ऐसे हैं जहां पर बच्चों की तैयारी पूरी है यूपीएससी की, लेकिन सीसैट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। आपको पता होगा कि अगर आपका सीसैट क्वालिफाई नहीं होता तो आपका जीएस पेपर 1 तो चेक ही नहीं होगा। तो बेटा सीसैट को भी सीरियसली लो और सीसैट क्वालिफाई ना होने की वजह मेन ये है कि बच्चों की तैयारी यूपीएससी स्पेसिफिक नहीं है। सीसैट स्पेसिफिक क्वेश्चंस करो, उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो यूपीएससी पूछता है, ना कि एसएससी जैसे सवाल, ना कि बैंकिंग जैसे सवाल। बेटा यूपीएससी का अलग ही लेवल है, उस लेवल की तैयारी चाहिए। मुश्किल कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यूपीएससी के सवाल तो सबसे आसान है। ऐसा नहीं है कि आपको इंजीनियर होना पड़ेगा, आपको मैथ्स बैकग्राउंड का होना जरूरी है। बेटा यूपीएससी तो बेसिक बेसिक बातें पूछ रहा है, बस उतना पढ़ लो, फिर चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो चाहे नॉन मैथ्स के, सबके लिए सीसेट बहुत आसान होगा। तो बेटा इस सवाल में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 14 HCF है तो हम एक नंबर को 14A दूसरे को 14B मानेंगे। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि ए और बी को प्राइम है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है। अब हमें दिया है कि इन दो नंबर्स का सम है 168। तो बेटा इससे मेरे पास क्या आया, a प्लस बी क्या है 168/14। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, a प्लस बी आ गया 12। अब मुझे देखना है कितने पेयर ऑफ नंबर्स पॉसिबल हैं 14A और 14B फॉर्म के, जहां पे ए बी जो है वो को प्राइम है। बेटा a प्लस बी 12 आ गया, a प्लस बी 12 आ गया। अब आप देखो कि a और b की आप क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो। बेटा a और b में से कोई भी जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे पूरा नंबर ही जीरो हो जाएगा और वो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, a 1 है b 11 है, 1 प्लस 11 12 होता है और 1 और 11 को प्राइम है, यानी कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो बेटा एक तो ये पेयर ऑफ वैल्यूज हो गई ए और बी की। दूसरा आप इसमें एक बढ़ाते जाओ, इसमें एक घटाते जाओ, 2 प्लस 10 12 होता है। लेकिन बेटा 2 और 10 को प्राइम है क्या? 2 और 10 को प्राइम है? नहीं है। 2 और 10 में तो 2 कॉमन है। तो बेटा ये ए और बी की वैल्यूज नहीं हो सकती। 3 प्लस 9 ये भी नहीं हो सकती क्योंकि 3 और 9 को प्राइम नहीं है। 4 प्लस 8 भी नहीं हो सकती। 5 प्लस 7 हो सकती है क्योंकि 5 और 7 को प्राइम है। बेटा 6 प्लस 6 नहीं हो सकती। इसके बाद आ गया 7 प्लस 5, यानी कि रेपिटेशन स्टार्ट हो गया। 5 प्लस 7 7 प्लस 5 एक ही बात है, तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे। हमें दो पेयर ऑफ वैल्यूज मिली ए और बी की, जहां पे ए बी को प्राइम है। ठीक बात। तो बेटा वो दो नंबर्स क्या होंगे, एक जगह ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 11 रख दो। एक पेयर ऑफ नंबर ये पॉसिबल है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए कि दोनों नंबर्स का HCF 14 है और इन नंबर्स का सम जो है वो 168 है। और दूसरा पेयर ऑफ नंबर क्या हो गया, 14 इंटू 5, मैंने ए की वैल्यू 5 रख दी और बी की 7 रखूंगी, 14 इंटू 7। तो कितनी पेयर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल हैं? 2 पेयर ऑफ नंबर्स पॉसिबल हैं। कैसे? जिनका HCF 14 है और सम 168 है। चाहे तो आप करके देख लो बेटा, इनका HCF 14 है क्योंकि 1 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है, और इनका अगर मैं सम देखूं तो 14 1 जा 14 प्लस 14 इंटू 11 154, ये होता है 168 जो कि क्वेश्चन में दिया है। ठीक बात।
तो बेटा इस तरीके से ये सवाल करने हैं कि आप देख लो a प्लस बी 12 आया है, तो a और b की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जिनका सम 12 हो और जो दोनों आपस में को प्राइम हो। अगर आप यहाँ पे 2 और 10 ले लेते हो a और b की वैल्यू, तो आप एक बात समझो कि 14a हो जाता है 14 इंटू 2 और 14b हो जाता है 14 इंटू 10। 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 5। बेटा अब इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा, यहाँ भी 14 और 2 है, यहाँ भी 14 और 2 है, इनका HCF हो जाता है 28। बट हमें तो HCF चाहिए 14। ठीक बात, इसीलिए हम यहाँ पे को प्राइम नंबर्स लेते हैं, ये हम नहीं लेंगे। ठीक बात है। तो बेटा इस तरीके की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। अगला सवाल करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का। बेटा पिछली क्लासेस में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के काफी सवाल कर चुके हैं, तो इस सवाल में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हमें दिया है कि टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ मैन ट्रैवलिंग इन अनदर ट्रेन इज 10 सेकेंड्स व्हेन द अदर ट्रेन इज ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कि एक ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करती है 10 सेकेंड्स में, वो पर्सन जो कि दूसरी ट्रेन में बैठा है जो इस ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो बेटा अगर मैं कहती हूं ये फर्स्ट ट्रेन है, ट्रेन 1 जो कि इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ये ट्रेन 2 में बैठे पर्सन को क्रॉस करती है 10 सेकेंड्स में, जो कि ट्रेन इस ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ट्रेन 2 ट्रेन 1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ट्रेन 2 में पर्सन बैठा है जिसको ट्रेन 1 क्रॉस करती है 10 सेकेंड्स में। ठीक बात है। अब बेटा हमें दिया है कि 20 सेकेंड्स लगते हैं ट्रेन 1 को इस पर्सन को क्रॉस करने में अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है तब। ठीक बात। और हमें ट्रेन 1 की लेंथ दे दी 200 मीटर और ट्रेन 2 की लेंथ दे दी 150 मीटर। अब बताओ कि ट्रेन 1 की स्पीड कितनी है। मैं कहती हूं ट्रेन 1 की स्पीड मान ली मैंने u मीटर पर सेकेंड और ट्रेन 2 की स्पीड मान ली v मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है। बेटा यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। पहला तो ये कि अगर ट्रेन 1 पर्सन को क्रॉस कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। हम पहले भी समझ चुके हैं कि अगर ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करती है तो इसका क्या मतलब है बेटा, ये हो गई ट्रेन की इनिशियल पोजीशन जो कि पर्सन के लेवल पर आई है, उसके बाद इसको क्रॉस कर गई, इसका मतलब कि अब फाइनल पोजीशन ट्रेन की क्या है ये। अब हम कहेंगे कि ट्रेन पर्सन को क्रॉस कर गई, तो बेटा क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से ट्रेन ने स्टार्ट किया, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ट्रेन ने अपनी लेंथ जितना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक बात। आप खड़े हो, यहाँ पे ट्रेन आई और यहां से जब वो यहां चली गई तभी तो आप कहोगे कि ट्रेन ने मुझे क्रॉस कर दिया, जब ट्रेन ने अपने जितनी लेंथ कवर कर ली। ठीक बात है। तो बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन 1 ने, 200 मीटर, जो ट्रेन 1 की लेंथ है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेन 2 की क्या लेंथ है, हमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको फिर से एग्जामिनर ने कंफ्यूज कर दिया सेकेंड ट्रेन की लेंथ देके 150 मीटर, जिसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक बात है। बस आपको ये समझ होनी चाहिए कि ट्रेन 2 में जो पर्सन बैठा है उसको अगर ट्रेन 1 क्रॉस कर रही है, इसका मतलब कि पर्सन भी मूविंग पोजीशन में है, रुका नहीं हुआ, दौड़ रहा है, या मैं कहूं कि ट्रेन की स्पीड से मूव कर रहा है। किस स्पीड से, v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा रिलेटिव स्पीड का। जब दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इन दोनों ट्रेन्स की इंडिविजुअल स्पीड का सम u प्लस v। ठीक बात है। तो बेटा यहाँ पे आप ये देखो कि जब दोनों ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड कितनी है, इन दोनों की स्पीड्स का सम। ठीक। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 200 मीटर। ट्रेन 1 पर्सन को क्रॉस कर रही है तो 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। कितने समय में क्रॉस कर रही है, 10 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है, तो अपॉन 10, यानी कि u प्लस v आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है। अब दूसरी सिचुएशन ये दी है कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की इंडिविजुअल स्पीड्स का डिफरेंस, यानी कि u माइनस v। ठीक बात है। तो जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है तो ट्रेन 1
इस पर्सन को क्रॉस करने में 20 सेकेंड्स का समय ले रही है, यानी कि 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 20 सेकेंड्स में। ठीक बात है बेटा, जब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में थी तब तो इनकी इंडिविजुअल स्पीड्स ऐड हो गई, क्योंकि नेट स्पीड क्या निकल कर आएगी, दोनों की स्पीड का सम। अगर ट्रेन 1 इधर जा रही है तो ट्रेन 2 में बैठा पर्सन भी तो ट्रेन 1 की ओर आ रहा है, तो नेट स्पीड बढ़ेगी। ठीक बात। लेकिन जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है तो नेट स्पीड या मैं कहूं रिलेटिव स्पीड, इनका डिफरेंस होगा, क्योंकि बेटा तब स्पीड जो नेट निकल कर आएगी वो कम होगी। ट्रेन 1 आगे बढ़ रही है यू मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन ट्रेन 2 का पर्सन रुका नहीं हुआ, वो भी तो आगे बढ़ रहा है वी मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो नेट स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेन 2, वो होगी u माइनस वी। ठीक बात है। तो बेटा इस तरीके से करना है, यहां पे 10 आएगा तो u माइनस वी हो जाता है 10। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 यानी कि u की। तो बेटा अगर इन दो इक्वेशंस को मैं ऐड करती हूं तो v से v कैंसिल हो जाएगा, 2u आता है 30 मीटर पर सेकेंड, u आता है 30/2 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या स्पीड आ गई ट्रेन 1 की, 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखो एग्जामिनर कितना चालाक है, यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए किलोमीटर पर आवर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कन्वर्ट कर लेंगे 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 3 जा 15, 3 इंटू 18 54 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन सी। तो बेटा इस सवाल के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हैव अ वेरी गुड डे। मिलेंगे कल की क्लास में, यानी कि क्लास नंबर 13 में। गुड बाय।